स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम बच्चों ने मेरी हिदायत पर अमल करते हुए टेम्परेचर की हेडिंग डाल दी होगी। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेकेंड ईयर फिजिक्स का। आसान सा टॉपिक है। टेम्परेचर क्या होता है? देखो, टेम्परेचर याद रखना, टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। कोई भी चीज़ कितनी गर्म है, कोई भी चीज़ कितनी ठंडी है, इसका हमें जो पता चलता है वो टेम्परेचर से पता चलता है। यहाँ पर एक बात बड़ी अहम है। एक चीज़ होती है हीट और एक चीज़ होती है टेम्परेचर। इन दोनों के फ़र्क को ज़रा पहले समझ लेना कि हीट क्या है और टेम्परेचर क्या है। मैं एक जुमला बोलता हूँ, आप उस जुमले को पिक कीजिएगा। मिसाल ले लीजिए, बराबर वाले कमरे में आग लगी हुई है, बराबर वाली जगह पे आग लगी हुई है। तो जब आग लगी हुई है तो मैं जुमला क्या बोलूँगा? पहले मैं सही जुमला बता रहा हूँ। मैं जुमला ये बोलूँगा, यार बाहर में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से वहाँ से हीट ना इस कमरे में आ रही है। बराबर में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से उस कमरे से हीट यहाँ आ रही है, और इस वजह से इस कमरे का टेम्परेचर बढ़ गया है। हीट आ रही है, टेम्परेचर इस कमरे का बढ़ गया। अच्छा, इसी को उल्टा कर देते हैं, गलत सेंटेंस, आपको खुद हंसी आएगी सुन के। यार बराबर में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से ना मुसलसल वहाँ से ना टेम्परेचर इस रूम में आ रहा है। बराबर में आग लगी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पे टेम्परेचर आ रहा है, जिसकी वजह से इस कमरे का ना हीट बहुत बढ़ गया है। तो आप कहेंगे सर क्या हो गया, क्योंकि पेप्सी वाली बातें कर रहे हैं, ये मतलब हीट थोड़ी बढ़ेगी, टेम्परेचर बढ़ेगा। नतीजा क्या निकला कि एक चीज़ होती है हीट। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट एक एनर्जी की हालत होती है जो एक जगह से दूसरी जगह क्या होती है, ट्रांसफ़र होती है। हीट ट्रांसफ़र होती है। जैसे आपने चूल्हे के ऊपर दूध चढ़ाया तो हीट उसमें ट्रांसफ़र हो रही है, उसके नतीजे में जो चूल्हा जो दूध है ना, उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो हीट एक एनर्जी की हालत है जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, और उसके नतीजे में जो इन्वायरमेंटल चेंज आता है, एटमॉस्फेयर में हमारे जो चेंज आता है, उसको क्या कहा जाता है? टेम्परेचर कहा जाता है। यानी अगर बिलफर्ज आपसे कोई कहे कि टेम्परेचर क्या है, तो टेम्परेचर का मतलब ये है कि कोई चीज़ कितनी गर्म है या कोई चीज़ कितनी ठंडी है। ठीक है, तो टेम्परेचर का मतलब बड़ा सिंपल सा हो गया। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये किसी भी सिस्टम के अंदर मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होती है। मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स कितनी तेज़ी में मूव कर रहे हैं। एक से मिसाल के तौर पर एक सिलेंडर है, एक ये कंटेनर है, तो इस कंटेनर में इमेजिन कर लो, ये हमारे पास एक कंटेनर है। ठीक है, अब ये जो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर 3 मॉलिक्यूल्स हैं। सपोज कर लो, जस्ट इमेजिन 3 मॉलिक्यूल्स हैं, और तीनों की मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 1 जूल है। तो 1 जूल का मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो हीट होगी वो 3 जूल होगी। हीट में हम काइनेटिक एनर्जी को प्लस करते हैं। काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या है कि ये मॉलिक्यूल्स कितनी तेज़ी के साथ अंदर क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ये इन मॉलिक्यूल्स की क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है। तो व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी का मतलब मॉलिक्यूल्स किसी सिलेंडर में या सिस्टम में कितनी तेज़ी में मूव कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी का जो सम होता है ना, वो हीट को रिप्रेजेंट करता है, और इसी काइनेटिक एनर्जी का जो एवरेज होता है वो टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मैं अगर बोलूँ कि टेम्परेचर क्या है, तो आप कहेंगे सर टेम्परेचर इज द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी सिस्टम। यूनिट आप सबको पता होगी, इसकी यूनिट केल्विन होती है, 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। इसकी यूनिट केल्विन होती है, और अच्छी बात यह है कि इसको नापने के लिए एक डिवाइस यूज़ की जाती है, जो आप सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी जो है डॉक्टर से यूज़ भी करवाई होगी। थर्मोमीटर। जब बुखार होता है तो अम्मी थर्मोमीटर से हमारा बुखार चेक करती हैं। तो जो नॉर्मल तौर पे डिवाइस यूज़ की जाती है टेम्परेचर को नापने के लिए, मेजर करने के लिए, उसको टेम्परेचर कहते हैं। अब इसको लिख लेते हैं, इससे ज़्यादा इस टेम्परेचर के अंदर कुछ है भी नहीं। इसके फ़ौरन बाद अगला टॉपिक भी इसी लेक्चर में कंप्लीट करवा दूंगा, यानी स्केल्स ऑफ टेम्परेचर। पहले आप तमाम बच्चे रजिस्टर निकालें, पेन निकालें और लिखना शुरू करें जो मैं लिखवा रहा हूँ। टेम्परेचर की हेडिंग डालें और लिखें, it is the degree of hotness or coolness of a body. It is the degree of hotness. It is the degree of hotness or coolness of a body. It is the degree of hotness or coolness. It is the degree of hotness or coolness of a body. It is the degree of hotness or coolness of a body. फुल स्टॉप डाल के लिखो, it is the average kinetic energy of all molecules in our system. It is the average kinetic energy of all molecules in our system. It is the average kinetic energy of all molecules in our system. It is the average kinetic energy of all molecules in our system. फुल स्टॉप डाल के आगे लिखेंगे, it is the average kinetic energy of all molecules in our system. It is the average kinetic energy of all molecules in our system.
फुल स्टॉप डाल के आगे लिखेंगे इन सिस्टम इंटरनेशनल its unit is Kelvin. In system international its unit is Kelvin. In system international its unit is Kelvin and it is measured by a device called thermometer. And it is measured by a device called thermometer. It is measured by a device called thermometer. खत्म. टेम्परेचर में इससे ज़्यादा आपको इस टॉपिक को रेस्पेक्ट देने की ज़रूरत भी नहीं है. अगली हेडिंग डाल दें, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर. अगली हेडिंग डाल दीजिए बेटा, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, यानी टेम्परेचर को किस किस तरह से नापा जा सकता है. चलिए जी, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर को डिस्कस करते हैं. देखिए, स्केल्स ऑफ टेम्परेचर याद रखिएगा, बुनियादी तौर पे टेम्परेचर के ना 3 स्केल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं कॉमनली. सबसे पहले नंबर पे सबने आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा, सेंटीग्रेड स्केल भी कहते हैं इसको, सेल्सियस स्केल भी कहते हैं. अक्सर आपने देखा होगा पानी, जैसे वाटर की अगर बात करें तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, यहाँ पर अगर सेल्सियस में लिया जाए तो 0 सेल्सियस लिया जाता है, और अगर बॉइलिंग पॉइंट लिया जाए तो उसको 100 सेल्सियस लिया जाता है. तो यहाँ पर जो सेल्सियस स्केल होता है वो नॉर्मल तौर पे उसके अंदर जो डिवीज़न हुई होती है वो टोटल 100 डिवीज़न होती है. 0 से ये नॉर्मल तौर पे स्टार्ट होता है टेम्परेचर और 100 पे जाके ख़त्म होता है, और हम इसी में जो है टेम्परेचर देखते हैं कि इतना 1 सेल्सियस हो गया, टेम्परेचर 2 सेल्सियस हो गया. थर्मामीटर में आप लोगों ने यूज़ किया होगा, लेबॉर्ट्रीज में भी यूज़ किया होगा. तो ये एक स्केल जो होता है वो सेल्सियस स्केल होता है. ठीक है. दूसरे नंबर पे फ़ारेनहाइट. अगेन मैं बता दूं, ये टॉपिक कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, एमसीक्यूज़ के वाले से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है इस टॉपिक में से. उसके बाद दूसरे नंबर पे फ़ारेनहाइट स्केल होता है. अच्छा, फ़ारेनहाइट स्केल जो स्टार्ट होता है वो 0 से नहीं होता. यहाँ पे जैसे 0 से ख़त्म शुरू हो रहा है, 100 पे ख़त्म हो रहा है, तो ये जो इसका बॉइलिंग जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो लिया जाता है 32 फ़ारेनहाइट. ठीक है. और 32 से स्टार्ट होके इसका जो जैसे जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो हमारे पास कितना है, अल्लाह भला करे, आपका 100 है. तो यहाँ पर जो आपके पास होता है वो 212 होता है, 212. ये याद रखना है सारे एमसीक्यूज़ के लिए. तो 32 फ़ारेनहाइट से स्टार्ट होता है, 212 पे क्या होता है, ख़त्म होता है. जबकि जो केल्विन स्केल होता है, याद रखिएगा केल्विन स्केल का सिस्टम जो है अलग है. ये स्टार्ट ही 273 से होता है. 273 केल्विन यहाँ पर 0 सेल्सियस के इक्विवेलेंट होता है. 32 फ़ारेनहाइट यहाँ पर 0 सेल्सियस के इक्विवेलेंट है. ठीक है ना. तो 273 केल्विन से स्टार्ट होता है और 373 केल्विन पे क्या होता है, ख़त्म होता है. ठीक है. इन तमाम के बीच में एक अहम पॉइंट जो आप लोगों ने याद करना है, समझना है और अच्छे से पढ़ना है, वो पॉइंट ज़रा मैं आपको बता दूं. एक बात याद रखिएगा जो एमसीक्यूज़ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक ख़ास वैल्यू है 40 यानी 40 वो वैल्यू है कि जहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल आपस में इक्वल हो जाता है. ये एमसीक्यूज़ में बहुत ज़्यादा आता है कि बताइए कौन से टेम्परेचर, सॉरी मैंने 40 लिख दिया, -40 वो टेम्परेचर है कि जहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल और सेल्सियस स्केल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए वो कौन सा टेम्परेचर है. अच्छा, यहाँ पे ना आपको एक बात याद रखिएगा, बुक में मिस टाइपिंग हुई हुई है कुछ बुक्स में. अब जो न्यू एडिशन है उसमें करेक्शन कर दी गई है. पुरानी जो बुक थी उसमें गलती से जो टाइपिस्ट है उसने -40 की जगह -400 लगा दिया था. तो बहरहाल उनकी गलती है. -40 वो टेम्परेचर है जहाँ पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं. और इसी तरीके से 574.25 वो वैल्यू होती है कि जहाँ पर फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल आपस में क्या हो जाते हैं, कंसाइड करते हैं. ये 2 पॉइंट एमसीक्यूज़ के लिए बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि -40 वो टेम्परेचर है कि जहाँ पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल आपस में कंसाइड करते हैं, जबकि 574.25 वो टेम्परेचर है कि जहाँ पे फ़ारेनहाइट स्केल और केल्विन स्केल आपस में क्या करते हैं, कंसाइड करते हैं. ठीक है.
अब इसके अंदर आप लोगों ने असल में जो याद करना है, पढ़ना है, वो पढ़ना है इनके कन्वर्जन को। इनके ज़्यादातर जो एमसीक्यूज आते हैं या न्यूमेरिकल्स आते हैं वो इनके कन्वर्जन के आते हैं। टोटल यहाँ पर 3 तरह की कन्वर्जन होती हैं। यहाँ पे बुनियादी तौर पे कितनी तरह की कन्वर्जन होती है? 3 तरह की कन्वर्जन होती है। सबसे पहली कन्वर्जन जो सबसे आसान है मैं पहले बता दे रहा हूँ। सबसे पहले नंबर पे याद रखिएगा, अगर सपोज करो आपके पास कोई भी वैल्यू सेल्सियस में गिवन है, कोई भी टेम्परेचर आपको सेल्सियस में गिवन है और आपको टेम्परेचर को केल्विन में लेके जाना है, केल्विन में लेके जाना है और सेल्सियस में वैल्यू गिवन है, तो आप सेल्सियस वाली वैल्यू में सिंपली 273 क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यानी टेम्परेचर ऑफ सेल्सियस को मैंने बोला कि भाई एक वैल्यू है और वो 1 सेल्सियस है, बताओ वो 1 सेल्सियस केल्विन में कितनी होगी? तो आप यहाँ पे लेके आएंगे 1 + 273, 274 इज द आंसर। तो सेल्सियस से केल्विन में जाने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। दूसरे नंबर पे अगर कोई वैल्यू सेल्सियस में है और आपको फ़ारेनहाइट में जाना है, तो याद रखिएगा फ़ारेनहाइट में जाने के लिए आप फॉर्मूला लगाएंगे 1.8 TC + 32, यानी जो भी सेल्सियस में वैल्यू है उसको 1.8 से क्या कर देंगे आप? मल्टीप्लाई। जो भी आपको सेल्सियस में वैल्यू गिवन है उसको 1.8 से मल्टीप्लाई करेंगे और 32 उसमें क्या कर देंगे? सिंपली प्लस करेंगे। इसके जब मैं न्यूमेरिकल से स्टार्ट कराऊंगा, भी जब मैं लाइव सेशन में आप लोगों को न्यूमेरिकल कराऊंगा तो देखिएगा कि इसके बुक के कमोबेश 3 या 4 न्यूमेरिकल्स हैं कि जो 3-4 न्यूमेरिकल्स इसी मेथड से हुए हैं, ठीक है ना? तो जब मैं करवाऊंगा तो देख लीजिएगा, अभी फिलहाल सिर्फ हजम कर लीजिए, थ्योरी पढ़ा रहा हूँ। तीसरे नंबर पे अगर सपोज करो वैल्यू फ़ारेनहाइट में गिवन है और सेल्सियस में लेके जानी है, तो आप वैल्यू को करोगे 5/9 TF - 32 सिंपली। तो सारी कन्वर्जन कंप्लीट हो गई। सपोज करो फ़ारेनहाइट में वैल्यू आई है, यानी आपको गिवन फ़ारेनहाइट में है, सेल्सियस में निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। सेल्सियस में गिवन है फ़ारेनहाइट में निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। सेल्सियस में गिवन है केल्विन में निकालनी है तो ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। यहाँ पे एग्जाम में सवाल आएगा, और सर अगर फ़ारेनहाइट में गिवन है और केल्विन में निकालनी है देन, तो बेटा अगर फ़ारेनहाइट में गिवन है और केल्विन में निकालनी है तो पहले वाला फॉर्मूला लगा के सेल्सियस निकाल लो और फिर सेल्सियस की वैल्यू पुट करके क्या निकाल लो? केल्विन निकाल लो। जब मैं एप्टीट्यूड पढ़ाता हूँ, एमडी के टिकट वगैरह की क्लासेस लेता हूँ, तो उस वक्त मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देता हूँ कि डायरेक्ट कन्वर्जन क्या करेंगे। अभी फिलहाल सेकेंड लेवल चल रहा है तो इसको यहीं तक रखो, मेरे ख्याल से इनफ है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो स्केल्स ऑफ टेम्परेचर में जो आपने बुनियादी तौर पे चीज़ें याद रखनी है वो यही याद रखनी है। बाकी अगर आपसे कोई कह देता है कि सेल्सियस स्केल को सेल्सियस स्केल क्यों कहते हैं, तो ये जो आपके पास सेल्सियस स्केल है, इसके जो साइंटिस्ट है उसका नाम था एंड्रस सेल्सियस, उसने इसको जो है ना दिया था, तो इस वजह से इसको सेल्सियस कहते हैं। फ़ारेनहाइट वाला जो बंदा था उसका नाम डैनियल फ़ारेनहाइट था, और जो दूसरे वाले बंदे हैं उनका जेम्स लॉर्ड केल्विन था। ये सब बुक में आपके गिवन है, इंपॉर्टेंट नहीं है, दैट इज़ वाई मैं इसके ऊपर आपको बर्डन भी नहीं दे रहा और इसको लिखवा भी नहीं रहा बहुत ज़्यादा कि आपको बहुत तरीके से इसके नोट्स बनवाऊँ। इसको इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्केल ऑफ टेम्परेचर की हेडिंग डालें, सेल्सियस फ़ारेनहाइट और केल्विन स्केल लिख लें कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें किसके बराबर हैं। और उसके बाद अच्छा एक चीज़ मैं और बता दूँ यहाँ पर, मैंने MCQs के हवाले से, अगर यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो, अच्छा एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? एब्सोल्यूट ज़ीरो वो टेम्परेचर होता है कि जहाँ पर इमेजनरी तौर पे, यानी एक थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट है कि वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ गैस क्या हो जाता है? ज़ीरो हो जाता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं -273 केल्विन को। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो इक्विवेलेंट है -273 केल्विन के। -273 केल्विन जो है रिप्रेजेंट कर रहा है एब्सोल्यूट ज़ीरो को। ठीक है, यहाँ पे एब्सोल्यूट ज़ीरो -273 केल्विन शो करेगा। इसी तरीके से यहाँ पे सॉरी 0 केल्विन शो करेगा, उल्टा बोल दिया मैंने। यहाँ पे क्या शो करेगा? 0 केल्विन शो करेगा, यानी 0 केल्विन यहाँ पर एब्सोल्यूट ज़ीरो को क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे जो आपको एब्सोल्यूट ज़ीरो रिप्रेजेंट करेगा वो -273 केल्विन, -273 सेल्सियस क्या करेगा? रिप्रेजेंट करेगा। ये मैं एब्सोल्यूट ज़ीरो की क्या कर रहा हूँ? आपको वैल्यू बता रहा हूँ। यानी अगर आपसे कोई कहता है कि बताइए सेल्सियस में एब्सोल्यूट ज़ीरो किसके इक्विवेलेंट है, तो सेल्सियस में एब्सोल्यूट ज़ीरो रिप्रेजेंट कर रहा है -273 सेल्सियस को,
एब्सोल्यूट जीरो केल्विन में रिप्रेजेंट करता है 0 केल्विन को, और -459 फ़ारेनहाइट, -459 फ़ारेनहाइट रिप्रेजेंट करता है फ़ारेनहाइट स्केल में एब्सोल्यूट जीरो। ये भी एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको बता दिया। ये मेरा लेक्चर आपको उसको फायदा देगा जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे होंगे। बस ध्यान में रखिएगा, सेल्सियस स्केल में एब्सोल्यूट जीरो -273 सेल्सियस में रिप्रेजेंट होता है, फ़ारेनहाइट स्केल में एब्सोल्यूट जीरो -459 फ़ारेनहाइट में रिप्रेजेंट होता है, और केल्विन स्केल में एब्सोल्यूट जीरो 0 केल्विन में क्या होता है, रिप्रेजेंट होता है। ये आपके पास स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा का सारा मैंने क्लियर कर दिया है। कन्वर्जन के फॉर्मूलाज भी बता दिए, इसको यूज़ हम करेंगे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल की जो फर्स्ट क्लास होगी हमारी इंशाल्लाह थर्सडे या फ्राइडे को लूँगा, मैं ग्रुप में अपडेट कर दूँगा आप लोगों को वॉइस के जरिए कि भाई किस टाइम पे आप लोगों का लाइव सेशन लेने जा रहा हूँ न्यूमेरिकल का। तो जब न्यूमेरिकल कराऊंगा तो उसमें इसके न्यूमेरिकल्स भी क्या कर लेंगे, हम कवर अप कर लेंगे। अब जल्दी से इसे राइट डाउन कर लीजिए, हमारा टेम्परेचर का टॉपिक और स्केल्स ऑफ टेम्परेचर का टॉपिक अपने इख्तिताम को पहुँच चुका है। बहुत बहुत मुबारक हो। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।